में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुतल्लिक अडयाला जेल से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप देखने वालों से दरख्वास्त होगी कि आपने आखिर तक हमारे साथ रहना है, हमारी वीडियो को आपने पूरा सुनना है। कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ अपनी पहली ख़बर से करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर से व्लॉग को प्रोसीड करते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा, मुझे तो कुछ याद आ रहा है कि जंग ग्रुप का एक वीकली मैगज़ीन हुआ करता था, जिसमें 3 औरतें 3 कहानियों के नाम से हर हफ्ते एक आर्टिकल आया करता था। बड़ा दिलचस्प होता था, बड़ा सस्पेंस वाला होता था, और उस मैगज़ीन को जो पढ़ने वाले होते थे वो इस आर्टिकल को, 3 औरतें 3 कहानियों को बड़े ज़ौक़ और बड़े शौक़ के साथ पढ़ते थे। इस वक्त नाज़रीन, अडयाला जेल में इमरान खान साहब के जो हालात हैं, इमरान खान साहब की जो पोजीशन है, ये जो टाइटल था 3 औरतें 3 कहानियाँ, ये मुख्तसर सी रद्दोबदल के साथ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान पे ये टाइटल बड़ा ही फिट आता है। कैसे फिट आता है? मैंने जो टाइटल बनाया इमरान खान साहब के मौजूदा हालात पे, उनके अडयाला जेल में जो वो सज़ा काट रहे हैं, वो टाइटल बनता है 4 वकील 4 अलग अलग कहानियाँ। पहले तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर कर लें, और फिर जो कहानी में ट्विस्ट आता है कि ये ड्रामा सारा चल क्या रहा है, फिर वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन, एक तो इमरान खान साहब के उनकी बहन अलीमा खान साहबा के जो वकील आज हाई कोर्ट में पेश हुए, उज़ैर भंडारी साहब। अब भंडारी साहब ने उज़मा खान की तरफ से पटिशन फाइल की कि खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। उस दरख्वास्त पे एतराज़ात लग जाते हैं। अब वकील साहब जाके अदालत में उन एतराज़ात को कॉन्टेस्ट नहीं करते। वकील साहब जाके कहते हैं कि एतराज़ात हम अगले हफ्ते रिमूव कर देंगे, हमारी पटिशन के ऊपर जो एतराज़ात लगाए गए हैं उनको रिमूव करते हैं, लेकिन आप आइंदा हफ्ते हमारी इस दरख्वास्त को समाअत के लिए फ़िक्स कर दें। अब अदालत कैसे एक ऐसी दरख्वास्त को समाअत के लिए फ़िक्स कर सकती है जब तक रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर ना हों, जब तक एतराज़ात रिमूव करने से मुतल्लिक जो इक़दामात पटिशनर उठाएगा उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस इत्मीनान का इजहार न करे। तो एक कहानी तो आपके सामने ये होगी कि आप अदालत में जाके पटिशन पे लगे एतराज़ात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरे वकील साहब हैं लतीफ़ खोसा साहब। अब इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दावा ये करते हैं कि खान साहब ईद घर पे गुजारेंगे, और ये दावा करके खुद पीछे हट जाते हैं, एतजाज़ हसन साहब को अपनी जगह पे लॉयर के तौर पे खड़े कर देते हैं। लेकिन इनके पोजीशन में जो एक सबसे बड़ा एक फंडा सामने आता है वो ये है कि ये अदालत में जो खोसा साहब दरख्वास्त लेके गए हैं ना कि खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, अब अदालत उस मुल्ज़म या उस मुजरम को अलालत के बायस मेडिकल ग्राउंड पे हॉस्पिटल शिफ्ट करने का हुक्म दे सकती है जो अदालत की कस्टडी में हो। जिस केस में लतीफ़ खोसा साहब पटिशन लेके अदालत हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं, जिसमें 2 रुकनी बेंच है, अरबाब ताहिर साहब हैं और दूसरे जज साहब खादिम हुसैन सोमरो साहब हैं, उस केस में इमरान खान साहब जेल में नहीं हैं। इमरान खान साहब हैं 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा काट रहे हैं। इमरान खान साहब तोशाखाना 2 केस में सज़ा काट रहे हैं। जो जज हुमायूं दिलावर का फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ 3 साल की सज़ा है, उसमें खान साहब ने सिर्फ चंद दिनों की जेल काटी हुई है अडयाला जेल में, क्योंकि उनकी सज़ा जब 5 अगस्त को फैसला आया था, गालिबन कोई 25-26 दिन के बाद खान साहब की वो सज़ा सस्पेंड हो गई थी। ना सिर्फ सज़ा सस्पेंड हो गई थी, बल्कि अदालत ने, आमिर फारूक साहब की बेंच ने इमरान खान साहब को ज़मानत पर रिहा भी कर दिया था। अब जो एक्यूज़ अदालत की कस्टडी में नहीं है, जो एक्यूज़ या कन्विक्टेड पर्सन जेल में मौजूद नहीं है, ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है, अदालत उसको कैसे हॉस्पिटल मुंतकिल होने की डायरेक्शन दे सकती है? अदालत के रिकॉर्ड में तो वो आज़ाद ज़मानत पे घूम रहा है, वो जेल में नहीं है। जहां तक बात है बाकी केसेस में खान साहब के जेल में कैद होने की, 190 मिलियन पाउंड केस, तोशाखाना केस,
वो इस बेंच के सामने है ही नहीं। जो अरबाब ताहिर साहब का बेंच है, जो खादिम हुसैन सोमरू साहब का बेंच है, जिसके सामने लतीफ़ खोसा साहब खड़े हैं, जिसके सामने एतजाज़ अहसन साहब खड़े हैं, इस बेंच के सामने ये दोनों केस है ही नहीं ना। ये दोनों केस 190 मिलियन पाउंड तोशाखाना 2 केस अदालत के सामने है ही नहीं। जज हुमायूं दिलावर के फैसले के खिलाफ जो अपील है उस मरकजी अपील को लगाया गया है और साथ में मुतफरिक दरख्वास्त लगाई गई है। तीसरी कहानी भी सुन लें। अब ये तजाद आप देखते जाएं। तीसरी कहानी एतजाज़ अहसन साहब कमरा अदालत में ठहर के कहते हैं कि मेरे वकालतनामे पे इमरान खान साहब के सिग्नेचर ही नहीं। भाई वकील ने मतलब मौक्कल ने क्लाइंट किया है, मुल्ज़म ने वकील की खिदमात हासिल की हैं या फिर वकील ने मौक्कल की खिदमात हासिल की हैं। और फिर जब आप कहते हैं कि आप केस एडजर्न भी ना करें और मेरे वकालतनामे पे सिग्नेचर ही नहीं, तो कैसी एक दिलचस्प सूरत हाल बन जाती है कि आप टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर या टेक्निकल तरीके से आप इल्तवा मांग रहे हैं। और फिर चौथे सलमान सफदर साहब वो कहते हैं कि खान साहब की अपीलें 190 मिलियन पाउंड केस में एक्सेप्ट हो चुकी हैं, एडमिट हो चुकी हैं रेगुलर हेयरिंग के लिए। नैब के प्रोसिक्यूटर तहरीरी दरख्वास्त देते हैं अदालत में, रिटन एप्लीकेशन, कि ये एडमिट नहीं हुई हैं अपीलें। रेगुलर बाकायदा समात के लिए जब पटिशनें एक्सेप्ट होंगी फिर ये वकला हजरात इमरान खान साहब के, सलमान सफदर साहब, बुशरा बीबी साहबा के वकील सलमान सफदर साहब और एतजाज़ अहसन साहब भी आज इसमें आ गए हैं, तो पहले ये अपनी अपीलों को रेगुलर हेयरिंग के लिए एक्सेप्ट करवाएं, फिर अदालत से सज़ा सस्पेंशन की दरख्वास्त करें। तो बेड़ा गर्क तो खान साहब का हुआ कि नहीं हुआ, कि जो प्रोसीजर है वो किसने फॉलो करना है, टेक्निकल फ्लॉज कहाँ पे हैं, खामियां कहाँ पे हैं। क्या इन हालात में खान साहब के लिए कुछ अच्छा किया जा रहा है या खान साहब के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अब हाई कोर्ट में समाअत के बाद डोगर साहब की अदालत में केस मुलतवी होने के बाद जो एतजाज़ अहसन साहब ने चैम्बर में जाके मुलाकात की है, उस मुलाकात के बाद एतजाज़ अहसन साहब ये कहते हैं कि मुलाकात में तय ये पाया है कि बहुत सारी चीज़ें तय पा गई, बल्कि उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज भी आएगी। एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि इससे कबल कुछ होगा, लेकिन मुकदमे की समाअत जो है वो ईद के बाद होगी। अब बज़ाहिर तो एतजाज़ अहसन साहब की इस बात से ऐसा लगता है कि शायद जो कल 12 मार्च को मुकदमा इमरान खान साहब का लगा है, जिसमें जनाब क्या कहते हैं लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ अहसन साहब पेश होंगे, उसमें अल्टीमेटली क्या हो सकता है, अदालत उस केस का फैसला कर सकती है, मुकम्मल तौर पे अपील को डिसाइड कर सकती है। अब उसमें खान साहब को रिहा करने का हुक्म हो भी जाए, खान साहब तो बाकी दीगर 2 केसेस में पकड़े हुए हैं, कन्विक्टेड हैं, सज़ा याफ्ता हैं, खान साहब बाहर कैसे आएंगे। खोसा साहब के दावे के मुताबिक कि जेल अपने ईद उन्होंने घर पे करनी है, खान साहब कैसे ईद घर पे करेंगे। खुद एतजाज़ अहसन साहब बता रहे हैं कि ये केस 190 मिलियन पाउंड केस का ईद के बाद लगेगा। तो खान साहब के साथ क्या चल रहा है, खान साहब के साथ क्या किया जा रहा है, इसका फैसला आप नाज़रीन खुद कर लें। और फिर नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। वकला में अगर तज़ाद मौजूद है, वकला में अगर सुकम उनके एक्शंस में या खामियाँ मौजूद हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, उसमें तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा जनाब शाहिद खटक साहब पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में, और मोहतरमा डॉक्टर जरका साहिबा एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं, तलख जुमलों का तबादला होता है। और जो ज़राए से रिपोर्ट सामने आई है कि इतनी सख्त ज़ुबान अल्फाज की गई, इतने तलख जुमलों का तबादला हुआ कि लोगों ने कानों को हाथ लगा लिए। सिर्फ जूता नहीं उठाया गया, लेकिन मुंह से जूते मार दिए गए एक दूसरे को। अब ये लड़ाई, ये झड़पें क्यों हो रही हैं? डॉक्टर जरका को जैसे टारगेट किया जाता है, उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। शाहिद खटक साहब कहते हैं कि ये इजलास में ना आया करे। डॉक्टर जरका कहती है कि मुझे शोकास नोटिस जारी किया था, मैंने उसका जवाब दे दिया। उस जवाब के बाद आप फैसला कर लें, आप फैसला क्यों नहीं करते? तो ये मामला जो बीच जो तलख कलामी झड़प हुई है, शदीद झड़प हुई है, इसमें अचकजई साहब ने और बैरिस्टर गौर साहब ने बचा करवाया है। अदरवाइज तो बात जूते मारने तक आ गई थी। इसके अलावा नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब, जिनकी एक वीडियो सामने आई कि वो 9 मई में मुलव्वस हैं, लेकिन वफादार सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर ने कहा कि 9 मई के दिन तो जनाब सुहेल अफरीदी साहब लाहौर में थे नहीं। भाई लाहौर में नहीं थे, पेशावर में तो हो सकते हैं। अब उनसे मुतल्लिक या उनकी वीडियो से मुतल्लिक एक तो पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई, और फिर उसको सिमेंट किया पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट को नादरा की रिपोर्ट ने
कि रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जो जलाया गया, जो तोड़ा गया, जलाओ घिराव किया गया, उसमें जितने भी शरपसंद थे उसमें सोहेल अफरीदी साहब भी थे। अब आप जानते हैं कि KPK में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, किसी और की हुकूमत नहीं। बिला शिरकत गैर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ रोल कर रही है, हुक्मरानी कर रही है। अब वहाँ की पुलिस ने चालान जो तैयार किया है वो सोहेल अफरीदी साहब के खिलाफ चालान किया है। सोहेल अफरीदी को 9 मई के केस में KPK की पुलिस ने बुक किया है। ना सिर्फ सोहेल अफरीदी को किया बल्कि पूरी जो काबीना है तहरीक इंसाफ की, जो क़यादत है खैबर पख्तूनख्वा की, उनको भी शामिल कर लिया गया है। यानी तैमूर सलीम झगड़ा भी हैं, कामरान बंगश भी हैं, इरफान सलीम भी हैं, दीगर लोग भी इसमें शामिल हैं। अब जो पुलिस के तफ्तीशी ने चालान तैयार किया और चालान तैयार करके जब खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वकील प्रोसिक्यूटर को पेश किया गया, प्रोसिक्यूटर साहब ने वो चालान लेने से इनकार कर दिया कि तुमने वज़ीर आला को कैसे एक्यूज़ बना दिया है, मुल्ज़म बना दिया है। बज़ाहिर तो ये बात पता चलती। तो आज ये मामला अदालत में गया, ATC अदालत में, जहाँ पे जज साहब के सामने जब तफ्तीशी ने सारा मामला, सारा मुद्दा रखा कि चालान तैयार किया जा चुका है, लेकिन जो जनाब प्रोसिक्यूटर साहब हैं वो चालान लेने से इनकार कर रहे हैं। और फिर जो रेडियो पाकिस्तान के वकील थे शबीर हुसैन, उनकी तरफ से भी कहा गया, अदालत से दरख्वास्त की गई कि प्रोसिक्यूटर अगर चालान लेने से इनकार कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो फिर ATC अदालत रावलपिंडी ने जो प्रोसिक्यूटर हैं ATC अदालत के, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उनको नोटिस जारी करके उनको समन कर लिया है। अब देखते हैं इस सिलसिले में फर्दर कार्रवाई क्या होती है, कब की तारीख पड़ती है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे जिक्र करना ईरान इसराइल जंग से मुतल्लिक़ कुछ अहम डिटेल्स हैं, उनका जिक्र करना भी ज़रूरी है। एक तो नाज़रीन नेतन्याहू जो इस सारी कशीदगी की वजह बने हैं, जो ईरान को टारगेट किया गया, ईरान पे हमला किया गया। कल रात भी इसराइल ने अमेरिका के साथ मिल के तेहरान के ऊपर शदीद बमबारी की, शदीद किस्म की बमबारी की, और फिर उसके बदले में ईरान ने तल अवीव को जो है वो टारगेट किया। और जैसे उन्होंने टारगेट किया उसका जवाब उससे ज़्यादा बढ़ के ईरान की तरफ से दिया गया कि पूरा जो तल अवीव शहर है वो धमाकों से गूंज उठा, मिसाइल के हमलों से गूंज उठा। लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ जो 2019 से एक मुकदमा चला आ रहा है करप्शन में मुलव्वस होने का, अब उसमें नेतन्याहू ने प्रेसिडेंशियल पार्डन की दरख्वास्त दी थी। उस प्रेसिडेंशियल पार्डन की दरख्वास्त को जब सदर इसराइल को भेजा गया तो उन्होंने महकमा लॉ एंड जस्टिस को भिजवा दिया, यानी वजारत कानून इंसाफ को भिजवा दिया। अब वजारत कानून इंसाफ ने जो नेतन्याहू की एप्लीकेशन है उसका जायज़ा लिया, और जायज़ा लेने के बाद इसराइल के सदर को ये रिकमेंडेशन भेजी है कि नेतन्याहू की प्रेसिडेंशियल पार्डन की इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वे क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता, उसकी वजह भी ज़ाहिर सी बात है कि आप जब रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि ये एप्लीकेशन नेतन्याहू की पार्डन की एक्सेप्ट नहीं हो सकती, माफ़ी की एक्सेप्ट नहीं हो सकती, उसकी वजह वजारत कानून इंसाफ ने यह बताई है कि इसमें नेतन्याहू ने अपने जुर्म का एतराफ़ ही नहीं किया। करप्शन के इन पे चार्जेस हैं, ना पछतावे का इजहार किया, ना दामद का इजहार किया, तो ये तो कानूनी तकाजे पूरे नहीं करते, इस पे तो इसकी माफ़ी हो नहीं सकती। माफ़ी तो कोई मुल्ज़म तब मांगता है जब अपने जुर्म का वो एतराफ़ करता है। तो नेतन्याहू जब जुर्म का एतराफ़ नहीं कर रहा, एतराफ़ जुर्म नहीं कर रहा, तो फिर प्रेसिडेंशियल माफ़ी उसको कैसे दी जा सकती है? जुर्म का एतराफ़ करने पे ही प्रेसिडेंशियल जो पार्डन है वो एक्सटेंड हो सकता है, जुर्म के एतराफ़ के बगैर सदारती माफ़ी नहीं मिल सकती। और दूसरी तरफ नाज़रीन, सदर ट्रंप साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके जो मुशीर हैं, उनके जो दामाद हैं, उनकी तरफ से उनको ब्रीफ किया गया था कि अगर ईरान पे हमला ना किया तो एक हफ्ते के अंदर ईरान अमेरिका पे हमला कर देगा। और सदर ट्रंप ये कहते हैं कि मेरे मुशीरों और जो दामाद की तरफ से ब्रीफ दिया गया, उनके साथ मुशावरत और ब्रीफिंग के बाद जब मुझे यकीन हो गया तब मैंने ईरान पे हमला किया है। अब इस जंग का खात्मा कैसे होगा? तो ट्रंप साहब कहते हैं कि इस जंग का खात्मा तब होगा जब मैं इस जंग को ख़त्म करूँगा। अलबत्ता उन्होंने ये इंदिया ज़रूर दिया है जिसमें खुशखबरी मौजूद है कि ये जंग ईरान की जल्द ख़त्म होने वाली है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इजाज़त चाहते नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।